मुंबई की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में एक यंग प्रोफेशनल अमित हमेशा अपने करियर को लेकर एम्बिशियस रहता था। ऑफिस में काम करते हुए उसने सुना था कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकता है। लेकिन जब भी उसने मार्केट के ग्राफ्स देखे, उनका उतार चढ़ाव देखकर उसका दिमाग चकराने लगता। एक शाम जब अमित अपने लैपटॉप पर स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स देख रहा था, उसका दिमाग एक सवाल में उलझा था। मुझे इन्वेस्टिंग शुरू तो करनी है, पर कैसे, कहां से सीखूं? उसने तुरंत अपने दोस्त राहुल को कॉल किया। राहुल एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर था जो पिछले 10 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था। अमित भाई, हर जगह डिफरेंट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज सुनने को मिलती हैं। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करता है, कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग की, कोई क्रिप्टो में पैसा बनाने के तरीके बताता है। मुझे लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं। राहुल हंसने लगा। भाई, इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। तुझे पहले एक सही माइंडसेट डेवलप करना होगा। राहुल अपनी बुक शेल्फ की तरफ पास गया और एक किताब उठाई, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बाय फिलिप्स फिशर। राहुल, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। फिलिप फिशर एक लेजेंडरी इन्वेस्टर थे जो नंबर्स से ज्यादा बिजनेस के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करते थे। जो लोग सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, वो एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिस कर देते हैं। फिशर का कहना था कि एक अच्छी कंपनी को ढूंढना एक ट्रेजर हंट जैसा है। जो सही रिसर्च करेगा वही सक्सेसफुल होगा। अमित ने किताब की तरफ देखा और उसके अंदर एक एक्साइटमेंट जाग उठी। अमित, मतलब अगर मुझे स्टॉक्स में पैसा बनाना है तो मुझे सिर्फ प्राइस देखना बंद करना होगा और बिजनेस को डीपली समझना होगा। राहुल, बिल्कुल, फिशर ने एक 15 पॉइंट्स की स्ट्रैटेजी दी है जो तुझे बताएगी कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि एक प्रूवन मेथड है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकती है। चल, तुझे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अमित की आंखों में एक नई चमक थी। उसे पहली बार लगा कि इन्वेस्टिंग सिर्फ एक नंबर का गेम नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है। यह इन्वेस्टिंग जर्नी का एक मोड़ था। अमित अब इन्वेस्टिंग को एक नई नजर से देख रहा था। उसके मन में एक नया सवाल आया, क्या सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखना काफी है या उसके अलावा भी कुछ और रिसर्च करनी चाहिए? राहुल हंसने लगा। भाई, इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि एक अच्छी कंपनी को समझने की कला है। राहुल ने एक ओल्ड स्कूल इन्वेस्टर की कहानी सुनानी शुरू की। एक इन्वेस्टर था जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था। उसने सिर्फ बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बजाय एक अलग तरीका अपनाया। उसने उस कंपनी के एम्प्लॉयज से बात की, क्या वो अपनी जॉब से खुश हैं? उसने सप्लायर से पूछा, क्या पेमेंट्स टाइम पर मिलती हैं? उसने कस्टमर से भी फीडबैक लिया, क्या उन्हें ब्रांड पसंद है? अमित ने क्यूरियस होकर पूछा, और उस इन्वेस्टर को क्या समझ आया? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसे ये समझ आया कि लोग इस ब्रांड से बहुत खुश हैं, कंपनी की क्वालिटी टॉप नॉच है और कस्टमर सर्विस जबरदस्त है। उसने ये देखा कि ये बिजनेस सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल भी है। उसने इन्वेस्ट किया और कुछ सालों में उसका पैसा 5 गुना हो गया। अमित हैरान हो गया। मतलब इन्वेस्टिंग में सिर्फ फाइनेंशियल डेटा नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल रिसर्च भी जरूरी है। राहुल ने फिलिप फिशर का एक गोल्डन प्रिंसिपल बताया। स्कैटलबट अप्रोच क्या है? फिलिप फिशर कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी कंपनी के बारे में सही नॉलेज चाहिए तो तुम्हें उसके अंदर और बाहर के लोगों से बात करनी होगी। ये अप्रोच सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट्स पर भरोसा करने के बजाय रियल वर्ल्ड इनसाइट्स ढूंढने पर फोकस करती है। कैसे करें स्कैटलबट रिसर्च? राहुल ने अमित को बताया कि एक अच्छी कंपनी को जज करने के लिए तुम्हें इन लोगों से बात करनी चाहिए। कस्टमर्स, क्या लोग इस प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद कर रहे हैं? क्या ये उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा है? एम्प्लॉयज, क्या स्टाफ खुश है? क्या कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा है? सप्लायर्स, क्या कंपनी पेमेंट्स टाइम पर करती है? क्या वो अपनी कमिटमेंट्स निभा रही है? कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में दूसरी कंपनियां इसके बारे में क्या सोचती हैं? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, क्या ये कंपनी फ्यूचर में भी ग्रो करेगी या सिर्फ टेम्पररी सक्सेस है? अमित को पहली बार समझ आया कि इन्वेस्टिंग एक डिटेक्टिव का काम है। अमित, मतलब मुझे सिर्फ स्टॉक का प्राइस या पीई रेशियो देखने की जगह कंपनी के अंदर तक जाकर रिसर्च करनी चाहिए। राहुल, बिल्कुल, अगर तुम स्कैटलबट अप्रोच यूज करोगे तो तुम कभी किसी बेकार कंपनी में फंसोगे नहीं। तुम्हें सिर्फ नंबर्स नहीं, ग्राउंड रियलिटी भी देखनी होगी। अमित ने सोचा, अगर मैं ये अप्रोच सही से यूज करूं तो मैं भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकता हूं। अमित अब इन्वेस्टिंग के असली सीक्रेट सीखने लगा था। स्कैटलबट अप्रोच उसके दिमाग में सेट हो चुकी थी, लेकिन अब उसे एक सॉलिड फ्रेमवर्क चाहिए था।
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस को और भी मजबूत बना सके। राहुल ने एक किताब का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा खोला और बोला, फिलिप फिशर ने एक 15 बिंदुओं की चेकलिस्ट दी है जो किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए बेस्ट है। अगर इसको फॉलो करोगे तो तुम कभी किसी गलत कंपनी में पैसा नहीं लगाओगे। अमित एक्साइटेड हो गया, तो भाई ये चेकलिस्ट क्या है? राहुल ने एक एक पॉइंट डीपली एक्सप्लेन करना शुरू किया। एक, क्या कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार और काबिल है? राहुल, अगर शिप का कैप्टन ही बेकार है तो चाहे जितना भी बड़ा समंदर हो वो डूब ही जाएगा। एग्जाम्पल, किंगफिशर एयरलाइंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी, लेकिन विजय माल्या के मिसमैनेजमेंट ने उसे डुबो दिया। दूसरी तरफ इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और टाटा ग्रुप के रतन टाटा जैसे लीडर्स ने अपनी एथिकल और विजनरी अप्रोच से कंपनियों को लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाई। लेसन, एक अच्छा लीडर एक नॉर्मल बिजनेस को भी एम्पायर बना सकता है और एक खराब लीडर एक सक्सेसफुल कंपनी को भी डुबा सकता है। दो, क्या कंपनी का R&D रिसर्च डेवलपमेंट मजबूत है? राहुल, जो कंपनी नए इनोवेशन पर ध्यान नहीं देती वो मार्केट में पीछे रह जाती है। एग्जाम्पल, नोकिया और एप्पल का केस देखो। नोकिया ने इनोवेशन पर ध्यान नहीं दिया जबकि एप्पल ने हर नए आईफोन में नए फीचर्स दिए। रिजल्ट, एप्पल आज $1 ट्रिलियन कंपनी है और नोकिया सिर्फ एक शैडो बन चुका है। लेसन, अच्छी कंपनियां फ्यूचर को लेकर विजन रखती हैं और नए आइडियाज एक्सप्लोर करती हैं। तीन, क्या कंपनी फ्यूचर में लगातार ग्रो कर सकती है? अमित, मुझे तो लगता है कि सिर्फ एक साल का अच्छा परफॉर्मेंस देखकर ही डिसीजन ले सकते हैं। राहुल भाई, 1-2 साल की बात नहीं है, इन्वेस्टिंग में 10 से 15 साल का गेम सोचना पड़ता है। एग्जाम्पल, एशियन पेंटर्स और HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाते आए हैं, जबकि रिलायंस पावर जैसे स्टॉक्स सिर्फ शॉर्ट टर्म में चमक कर गिर गए। लेसन, सिर्फ अभी का नहीं, कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखो। 4, क्या कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट से खुश हैं? राहुल, अगर कस्टमर्स लॉयल हैं तो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। एग्जाम्पल, एप्पल और टेस्ला की फैन फॉलोइंग देखो। लोग हर नया प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, मतलब बिजनेस लॉन्ग टर्म चलने वाला है। लेसन, कस्टमर्स का ट्रस्ट ही कंपनी की असली ताकत होती है। 5, क्या कंपनी के एम्प्लॉयज खुश हैं? राहुल, अगर घर के अंदर शांति नहीं है तो वो घर गिर ही जाएगा। एग्जाम्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने एम्प्लॉयज के लिए अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं, इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी हाई रहती है। लेसन, हैप्पी एम्प्लॉयज मतलब ग्रो करता बिजनेस। 6, क्या कंपनी के पास कंपटीशन से कोई यूनिक एज है? एग्जाम्पल, पतंजलि ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में यूनिक एज बनाया जबकि डाबर ने भी वही करने की कोशिश की, पर पतंजलि का ब्रांड स्ट्रॉन्गर रहा। लेसन, मार्केट में अलग और बेहतर बनना जरूरी है। 7, क्या कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बेहतर है? एग्जाम्पल, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प दोनों बाइक्स बेचते हैं, पर बजाज की प्रॉफिट मार्जिन्स हीरो से ज्यादा हैं, इसलिए बजाज बेहतर इन्वेस्टमेंट है। लेसन, ज्यादा रेवेन्यू से ज्यादा जरूरी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं। 8, क्या कंपनी नए मार्केट्स एक्सप्लोर कर रही है? एग्जाम्पल, रिलायंस ने ओनेल बिजनेस से बाहर निकलकर जियो लॉन्च किया और आज टेलीकॉम का किंग है। लेसन, नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जरूरी हैं। 9, क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत है? एग्जाम्पल, ITC और HUL जैसी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनियां टफ टाइम्स में भी टिकी रहती हैं। लेसन, कंपनी का कर्ज कम और कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 10, क्या कंपनी अनावश्यक रिस्क ले रही है? एग्जाम्पल, WeWork ने बिना प्लानिंग के एक्सपेंशन किया और गिर गया। लेसन, रिस्क लो पर सोच समझकर। 11, क्या कंपनी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग है? एग्जाम्पल, अमूल की ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग है इसलिए लोग उसके प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं। लेसन, एक अच्छी कंपनी अपने ब्रांड को बनाने और मजबूत करने पर ध्यान देती है। 12, क्या कॉम्पिटिटर्स कंपनी को सीरियसली लेते हैं? एग्जाम्पल, टेस्ला को हर ऑटो कंपनी सीरियसली लेती है। लेसन, अगर कंपनी इंडस्ट्री लीडर बनना चाहती है तो उसे ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना होगा जिससे कॉम्पिटिटर्स उसे डरें या उसे फॉलो करें। 13, क्या कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सेटिस्फाइड हैं? एग्जाम्पल, अगर बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें वैल्यू है। 14, क्या कंपनी में अनएथिकल प्रैक्टिसेस या लीगल रिस्क है? एग्जाम्पल, यस बैंक और DHFL स्कैंडल्स के कारण डूब गए। लेसन, अगर कोई कंपनी बार बार लीगल इश्यूज में फंस रही है या उसके खिलाफ केस चल रहे हैं तो वो हाई रिस्क हो सकती है। 15, क्या कंपनी की विजन और एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंसी है? एग्जाम्पल, TCS और इन्फोसिस कंसिस्टेंटली ग्रो हुई है। लेसन, बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर सकती। एक अच्छी कंपनी की विजन और एग्जीक्यूशन हमेशा एक दिशा में आगे बढ़ती है। अमित भाई, ये तो एक सॉलिड चेकलिस्ट है जो हर इन्वेस्टर को यूज करनी चाहिए।
राहुल, बिल्कुल ये चेकलिस्ट फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में हमेशा जीतते हैं। अब अमित इन्वेस्टिंग को एक नए नजरिए से देखने लगा था। पहले उसको लगता था कि सिर्फ अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है, लेकिन राहुल ने उसे एक नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। राहुल भाई, अगर तू छोटी मोटी गेन नहीं बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 गुना, 50 गुना या 100 गुना बनाना चाहता है तो तुझे ग्रोथ इन्वेस्टिंग का फंडा समझना होगा। अमित, ग्रोथ इन्वेस्टिंग ये क्या होता है? राहुल मुस्कुराया और एक एग्जांपल दिया। कहानी एक ग्रोथ इन्वेस्टर की, छोटी कंपनी से 100 गुना रिटर्न्स। राहुल, एक इन्वेस्टर था जो 1950 में एक सेमीकंडक्टर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था। इंडस्ट्री नए नए डेवलप हो रही थी और उसको लगा कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ने वाली है। उसने देखा कि ये छोटी कंपनी नए इनोवेशन पर फोकस कर रही है और मैनेजमेंट भी एम्बिशियस है। बाकी इन्वेस्टर्स इस कंपनी को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उसका रेवेन्यू कम था और प्रॉफिट्स भी स्टेबल नहीं थे। लेकिन ये इन्वेस्टर सिर्फ प्रेजेंट प्रॉफिट्स पर नहीं, फ्यूचर के पोटेंशियल पर ध्यान दे रहा था। उसने रिसर्च की और शेयर्स ले लिए। 20 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट 100 गुना हो चुकी थी। अमित, मतलब मुझे सिर्फ आज की नहीं बल्कि फ्यूचर में ग्रो होने वाली कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। राहुल, बिल्कुल। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का फंडा ही ये है कि हम आज इन्वेस्ट करें उन कंपनियों में जो फ्यूचर में बहुत बड़े बिजनेस बन सकती हैं। अमित भाई, मुझे पहले लगा कि इन्वेस्टिंग सिर्फ सस्ते स्टॉक्स ढूंढने का गेम है, लेकिन ग्रोथ इन्वेस्टिंग थोड़ा अलग लग रहा है। राहुल, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ऐसे स्टॉक्स ढूंढना जो अपने असली वैल्यू से कम दाम पर मिल रहे हों, यानी अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। ग्रोथ इन्वेस्टिंग ऐसे स्टॉक्स चुनना जो फ्यूचर में तेजी से ग्रो कर सकते हैं, भले ही आज महंगे लगें। राहुल, अगर तू ग्रोथ इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता है तो तुझे ये 5 फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक, इंडस्ट्री ग्रोथ ट्रेंड। देखो कि पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है। एग्जाम्पल, 1990 में आईटी इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी, इसलिए इन्फोसिस और विप्रो जैसे स्टॉक्स मल्टीबैगर्स बने। आज के समय में ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर हैं। दो, कंपनी का इनोवेशन और मार्केट पोजीशन। क्या कंपनी नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ला रही है? एग्जाम्पल, टेस्ला ने ईवी मार्केट में सबसे पहले इनोवेशन किया और आज वो इंडस्ट्री लीडर है। 3, रेवेन्यू ग्रोथ रेट। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू हर साल 20 से 30% से ज्यादा ग्रो हो रहा है तो वो एक हाई ग्रोथ कंपनी हो सकती है। एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स लगातार 20% से अधिक ग्रो कर रहे हैं। 4, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। क्या कंपनी का फाउंडर और मैनेजमेंट एम्बिशियस और विजनरी है? एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का विजन था कि एप्पल इनोवेशन में लीडर बनेगा और आज एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। 5, हाई प्रॉफिट मार्जिन और कैश फ्लो। सिर्फ रेवेन्यू बढ़ना काफी नहीं, प्रॉफिट मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एग्जाम्पल, गूगल, अल्फाबेट और फेसबुक, मेटा की प्रॉफिट मार्जिन 25 से 30% तक होती है। अमित भाई, इसका मतलब मुझे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो नए ट्रेंड्स में लीडिंग पोजीशन में हैं और जिनका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। राहुल, बिल्कुल, और इस अप्रोच से लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर स्टॉक्स पकड़ने का चांस बहुत बढ़ जाता है। राहुल ने कुछ रियल एग्जांपल्स दिए। एक, इन्फोसिस। 1993 में इन्फोसिस का स्टॉक सिर्फ 100 रुपए का था, आज 1600 रुपए से ज्यादा है। 10,000% से अधिक का ग्रोथ। 2, HDFC बैंक, एक छोटी सी प्राइवेट बैंक से आज इंडिया की सबसे बड़ी बैंक बन चुकी है। इन्वेस्टमेंट 100 गुना हो चुकी है। 3, एशियन पेंट्स, कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाली कंपनी जो मार्केट लीडर भी है। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए से ज्यादा बन चुका है। 4, टेस्ला। पहले लोग एलन मस्क के विजन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आज टेस्ला दुनिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है। राहुल, ग्रोथ इन्वेस्टिंग का एक सीक्रेट रूल है, बाय अर्ली, होल्ड लॉन्ग एंड लेट द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग वर्क। अमित, मतलब जो कंपनियां नए ट्रेंड्स में ग्रो कर रही हैं, उनको जल्दी ढूंढो और 10 से 15 साल के लिए होल्ड करो। राहुल, सही, जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, बस पेशेंस और कन्विक्शन चाहिए। अमित ने अपनी डायरी में लिखा, नए इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर रिसर्च करनी है, हाई ग्रोथ कंपनियों को पहचानना है, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और इनोवेटिव कंपनियों पर ध्यान देना है, कंपाउंडिंग का मैजिक काम करने देना है। अमित अब पूरी तरह ग्रोथ इन्वेस्टिंग समझ चुका था। राहुल, अगर तू ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीख गया तो तू भी 10 से 20 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को 100 गुना तक ले जा सकता है। अमित भाई, ग्रोथ इन्वेस्टिंग सच में फ्यूचर का गेम है।
सीन 5, लॉन्ग टर्म होल्डिंग जल्दी मत बेचो। अमित अब इन्वेस्टिंग के नए नए कॉन्सेप्ट्स सीख रहा था, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, उसमें पेशेंस कम था। एक दिन उसने राहुल से कहा, भाई मैंने एक स्टॉक खरीदा था जो 10% प्रॉफिट में है, सोच रहा हूँ बेच दूं। राहुल जोर से हंस दिया, भाई ये इन्वेस्टिंग है या इंट्राडे ट्रेडिंग? अगर तेरे स्टॉक का फ्यूचर ब्राइट है तो तुझे सेल क्यों करना है? अमित थोड़ा सोचने लगा, मुझे लगा कि प्रॉफिट मिल रहा है तो एग्जिट ले लेना चाहिए। राहुल बोला, यही सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग की गलती होती है। चल तुझे एक केस स्टडी सुनाता हूँ जो तेरे इन्वेस्टिंग माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल देगी। एक गलती जो करोड़ों का लॉस बन गई। राहुल बोला, 1990 में एक इन्वेस्टर था जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर रिसर्च कर रहा था। उसने एप्पल के शेयर्स 1000 रुपए में खरीदे। कुछ सालों में जब प्राइस 2500 रुपए हो गया तो उसने सोचा कि मुझे 150% प्रॉफिट मिल गया, अब निकल लेता हूँ। उसने शेयर्स जल्दी बेच दिए। उसको लगा कि उसने एक बड़ा प्रॉफिट कमा लिया है। और दूसरी तरफ एक और इन्वेस्टर था जो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट कर रहा था। उसने वही एप्पल के शेयर्स खरीदे, लेकिन बेचने की जगह होल्ड करना जारी रखा। जो इन्वेस्टर जल्दी बेचकर निकल गया उसका प्रॉफिट 1,50,000 रुपए का था। जो इन्वेस्टर होल्ड करके बैठा रहा उसके वही शेयर्स 10 करोड़ के हो चुके हैं। अमित हैरान हो गया, मतलब जो लोग पेशेंस नहीं रखते उनका सबसे बड़ा लॉस यही होता है कि वो कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं ले पाते। राहुल बोला, बिल्कुल, इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रूल है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। अमित बोला, भाई ये तो कमाल है, सिर्फ पेशेंस और कन्विक्शन से बंदा करोड़पति बन सकता है। राहुल बोला, सही पकड़ा, फिलिप फिशर भी यही कहते हैं, इफ द जॉब हैज बीन करेक्टली डन व्हेन कॉमन स्टॉक इज परचेस्ड, द टाइम टू सेल इट इज ऑलमोस्ट नेवर। क्यों लोग स्टॉक्स जल्दी बेच देते हैं? राहुल बोला, ज्यादातर इन्वेस्टर्स 3 वजह से जल्दी स्टॉक्स बेच देते हैं। एक, प्रॉफिट मिलते ही एग्जिट ले लेना। लोग सोचते हैं अगर प्रॉफिट आया है तो एग्जिट ले लो, वरना गिर गया तो रिग्रेट होगा। रियलिटी, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। दो, मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डर जाना। मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हमेशा रहेंगे, लेकिन जो लोग डिप्स में भी होल्ड करते हैं वही लॉन्ग टर्म विनर्स बनते हैं। एग्जाम्पल, 2008 में HDFC बैंक का स्टॉक क्रैश हुआ था, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होल्ड करके बैठे रहे उनका इन्वेस्टमेंट 10 गुना हो गया। 3, मीडिया और मार्केट नॉइज पर ध्यान देना। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर हर दिन मार्केट क्रैश होने वाला है जैसी हेडलाइंस चलती हैं। रियलिटी, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन सब से दूर रहते हैं और अपना फोकस सिर्फ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर रखते हैं। अमित ने अपनी डायरी में लिखा, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो बेचने की कोई जरूरत नहीं। मार्केट फ्लक्चुएशंस नॉर्मल है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। जो इन्वेस्टर सबसे ज्यादा समय होल्ड करता है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। राहुल बोला, तुझे पता है वॉरेन बफेट का सबसे फेवरेट इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल क्या है? अमित बोला, नहीं, बताओ। राहुल बोला, उनका कहना है, हमारी पसंदीदा होल्डिंग पीरियड है हमेशा। अमित बोला, मतलब अगर कंपनी स्ट्रांग है तो कभी बेचने की जरूरत नहीं है। राहुल बोला, बिल्कुल, जो इन्वेस्टर पेशेंस और विजन के साथ होल्ड करता है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। राहुल बोला, अगर तू एक जेन्युइनली अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, बाय एंड होल्ड। टेस्ला, अमेज़न, एप्पल, इन्फोसिस, HDFC बैंक और ऑल टाइम ग्रेट इन्वेस्टर्स ने इन स्टॉक्स को दशकों तक होल्ड किया है। पैनिक सेलिंग से सिर्फ रिग्रेट होता है और पेशेंस से वेल्थ क्रिएट होती है। अमित एक्साइटेड हो चुका था, भाई अब से मैं जल्दी प्रॉफिट लेने की गलती नहीं करूंगा। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा। राहुल बोला, अब तू एक रियल इन्वेस्टर बन रहा है। अमित इन्वेस्टिंग के नए नए फंडे सीख रहा था और अब उसका ध्यान एक और महत्वपूर्ण चीज पर गया, कंपनी की मैनेजमेंट। उसने राहुल से पूछा, भाई एक कंपनी के नंबर तो सही लग रहे हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है या नहीं? राहुल बोला, भाई फिलिप फिशर का कहना है कि एक अच्छी कंपनी का सबसे बड़ा एसेट उसकी मैनेजमेंट होती है। अगर लीडरशिप स्ट्रांग है तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी। अमित सोचने लगा, पर भाई ये कैसे जज करें कि मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं? राहुल मुस्कुराया, सिंपल, उनके पिछले फैसले और लीडरशिप क्वालिटी को एनालाइज कर। चल तुझे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ जो तुझे मैनेजमेंट की पावर समझने में मदद करेगा। एप्पल वर्सेस नोकिया लीडरशिप का फर्क। राहुल बोला, स्टीव जॉब्स और नोकिया के बीच का ये कंपैरिजन तेरे दिमाग में हमेशा रहेगा। केस 1,
एप्पल स्टीव जॉब्स की विजनरी लीडरशिप। 1997 में एप्पल बैंकक्रप्ट होने के करीब था। स्टीव जॉब्स ने इनोवेशन पर फोकस किया और आईफोन लॉन्च करके पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। आज एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। केस तो नोकिया खराब लीडरशिप का नतीजा। नोकिया एक समय पर मोबाइल मार्केट का किंग था, लेकिन मैनेजमेंट ने एंड्रॉयड और टच स्क्रीन फोन्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। नोकिया के लीडर्स ने इनोवेशन पर फोकस नहीं किया और धीरे धीरे वो मार्केट से गायब हो गया। अमित हैरान हो गया। मतलब एक अच्छी कंपनी भी अगर वीक मैनेजमेंट के हाथ में हो तो वो गिर सकती है। राहुल बोला, बिल्कुल सही। इसलिए इन्वेस्टर को मैनेजमेंट की एनालिसिस करनी आनी चाहिए। राहुल बोला, फिलिप फिशर ने कुछ जरूरी पॉइंट्स दिए हैं जो किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को जज करने में मदद करते हैं। एक, क्या मैनेजमेंट के पास लॉन्ग टर्म विजन है? अगर लीडरशिप सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर फोकस कर रही है तो कंपनी का फ्यूचर वीक हो सकता है। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस, अमेज़न ने शुरू के 10 साल बिना प्रॉफिट के कंपनी को ग्रो किया, लेकिन आज अमेज़न एक टेक जायंट है। दो, क्या मैनेजमेंट ईमानदार और भरोसेमंद है? अगर कंपनी स्कैंडल्स, फ्रॉड्स या गवर्नेंस इश्यूज में फंसी है तो इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए। एग्जाम्पल, एनरॉन स्कैंडल, कंपनी ने फेक प्रॉफिट्स दिखाए और एक दिन बैंकक्रप्ट हो गई। 3, क्या मैनेजमेंट इनोवेशन पर फोकस कर रही है? इनोवेशन के बिना कोई भी कंपनी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। एग्जाम्पल, टेस्ला हमेशा नई टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लीड कर रही है, जो उसे यूनिक बनाता है। 4, क्या मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय और कस्टमर्स का ध्यान रखती है? अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कम होती है और कंपनी का फ्यूचर वीक हो जाता है। एग्जाम्पल, गूगल अपने एम्प्लॉयज के लिए बेस्ट वर्क कल्चर क्रिएट करता है, इसलिए वहां टॉप टैलेंट आता है। 5, क्या मैनेजमेंट डिविडेंड, बायबैक या ग्रोथ पर फोकस कर रही है? अगर कोई कंपनी सिर्फ पैसे अपने एग्जीक्यूटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और इन्वेस्टर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो यह रेड फ्लैग हो सकता है। अमित बोला, भाई ये तो एकदम प्रैक्टिकल चेकलिस्ट है। अगर कोई इन्वेस्टर इसे फॉलो करे तो वो किसी भी कंपनी की लीडरशिप को जज कर सकता है। लेसन, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट मतलब लॉन्ग टर्म सक्सेस, वीक मैनेजमेंट मतलब मार्केट से बाहर होने का रिस्क। लीडरशिप का विजन, ईमानदारी और इनोवेशन पर फोकस होना चाहिए। अमित बोला, अब मुझे समझ आ गया कि सिर्फ फाइनेंशियल्स देखना काफी नहीं है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसे डिसीजन लेती है ये भी देखना जरूरी है। राहुल बोला, बिल्कुल, इन्वेस्टिंग में एक गोल्डन रूल है, अच्छी कंपनी वो होती है जो एवरेज बिजनेस को भी ग्रेट मैनेजमेंट से टॉप पर ले जा सके। अमित एक्साइटेड हो गया, भाई अब जब भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो सबसे पहले उसकी लीडरशिप को जज करूंगा। अमित इन्वेस्टिंग के नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहा था, लेकिन एक चीज उसे अब भी डरा रही थी, रिस्क। उसने राहुल से पूछा, भाई हर कोई कहता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, लेकिन कहीं पैसा डूब गया तो? राहुल मुस्कुराया, भाई यही तो सबसे जरूरी बात है जो हर नए इन्वेस्टर को समझनी चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होती, इसीलिए फिलिप फिशर कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमित उत्सुक हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा रिस्क कम हो? राहुल बोला, चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ जो रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझाने में मदद करेगी। लेहमैन ब्रदर्स रिस्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। राहुल बोला, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में एक ऐसी कंपनी थी जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक थी, लीमन ब्रदर्स। लीमन ब्रदर्स ने हाई रिस्क मॉर्गेज लोन दिए जो लोग रिपे नहीं कर सकते थे। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर किया और सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर ध्यान दिया। एक दिन ऐसा आया जब उनके सारे बैड लोन डिफॉल्ट होने लगे और कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट पर पड़ा और एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया। अमित हैरान हो गया, भाई इनके इसका मतलब एक गलत डिसीजन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को गिराने की ताकत रखता है? राहुल बोला, बिल्कुल। इसलिए फिशर कहते हैं कि इन्वेस्टर को रिस्क समझना और मैनेज करना आना चाहिए। राहुल ने अमित को रिस्क कम करने के 3 गोल्डन रूल्स बताए। एक, डाइवर्सिफिकेशन, एक बास्केट में सारे अंडे मत रखो। सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स में पैसा मत लगाओ। मल्टीपल सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो ताकि अगर एक सेक्टर गिरता है तो दूसरा संभाल सके। एग्जाम्पल, अगर किसी इन्वेस्टर ने सिर्फ आईटी स्टॉक्स में पैसा लगाया होता 2000 के .com बबल में तो उसका पूरा पोर्टफोलियो क्रैश हो जाता। 2, लॉन्ग टर्म सोच, शॉर्ट टर्म लॉस से मत डरना। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है। एग्जाम्पल, 2008 में जो लोग डर के अपने स्टॉक्स बेच रहे थे वे लॉस में गए, लेकिन जो इन्वेस्टर्स पेशेंस रखकर बैठे रहे उन्होंने अगले 10 सालों में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमाए।
3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा कैलकुलेट करो। हर स्टॉक का पोटेंशियल रिटर्न और रिस्क एनालाइसिस करो। अगर किसी स्टॉक का डाउनसाइड ज्यादा और अपसाइड लिमिटेड है तो उसमें इन्वेस्ट मत करो। एग्जाम्पल, टेस्ला एक रिस्की स्टॉक था लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आया, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने बड़ा प्रॉफिट कमाया। अमित बोला, भाई इसका मतलब मुझे सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि रिस्क का भी एनालिसिस करना चाहिए। राहुल बोला, बिल्कुल। जैसे एक अच्छा ड्राइवर सिर्फ स्पीड पर ध्यान नहीं देता बल्कि ब्रेक्स भी चेक करता है। लेसन, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और एनालिसिस से रिस्क कम होता है। इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचो ताकि इम्पल्सिव डिसीजन ना लो। अमित बोला, भाई पहले मैं सिर्फ रिटर्न्स के बारे में सोचता था लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि रिस्क मैनेजमेंट के बिना इन्वेस्टिंग अधूरी है। राहुल बोला, बिल्कुल। इन्वेस्टिंग में जीतने के लिए सिर्फ स्पीड नहीं, बैलेंस भी जरूरी होता है। अमित एक्साइटेड हो गया। अब से मैं हर स्टॉक को सिर्फ प्रॉफिट पोटेंशियल से नहीं बल्कि रिस्क पर्सपेक्टिव से भी एनालाइज करूंगा। अमित अब इन्वेस्टिंग की डीपर स्ट्रेटजी सीख रहा था। उसने पिछले लेसन से समझ लिया था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिर्फ अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना काफी नहीं है बल्कि उस कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसने राहुल से पूछा, भाई मुझे एक ऐसी कंपनी का स्टॉक लेना है जो सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं बल्कि अपनी इंडस्ट्री में सबसे आगे हो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि एक कंपनी कंपटीशन से स्ट्रॉन्ग है? राहुल मुस्कुराया, भाई यही तो फिशर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो कंपनी अपनी इंडस्ट्री में यूनिक है और कंपटीशन से आगे है वही लॉन्ग टर्म में जीतेगी। अमित क्यूरियस हो गया, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें दूसरे लोग कॉम्पीट नहीं कर सकते? राहुल बोला, बिल्कुल। चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ जो ये कॉन्सेप्ट परफेक्ट तरीके से समझाने में मदद करेगी। राहुल ने एक इंटरेस्टिंग कहानी बताई। 1950 में एक छोटी सी कंपनी थी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाती थी, कोका कोला। उस वक्त पेप्सी भी मार्केट में था और दोनों ब्रांड्स एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कोका कोला ने अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाया। ब्रांड लॉयल्टी, लोग कोका कोला को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक इमोशन की तरह देखने लगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कोका कोला ने हर छोटी दुकान और रेस्टोरेंट तक अपना नेटवर्क फैला दिया। सीक्रेट फॉर्मूला, कोका कोला का फॉर्मूला एक सीक्रेट था जो कोई कॉपी नहीं कर सकता था। मार्केटिंग डोमिनेंस, हर जगह सिर्फ कोका कोला का एड दिखाई देने लगा। रिजल्ट, आज भी कोका कोला पेप्सी से आगे है क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अमित समझ गया, मतलब जो कंपनी अपनी जगह सिक्योर कर लेती है और जिसमें दूसरे लोग इजीली एंटर नहीं कर सकते वही लॉन्ग टर्म में जीतेगी। राहुल बोला, एग्जैक्टली। फिलिप फिशर कहते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास एक ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो वो लॉन्ग टर्म में हर स्टॉर्म सरवाइव कर लेगी। राहुल ने अमित को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के 5 मेजर टाइप्स बताए। एक, ब्रांड पावर, नाम ही काफी है। अगर एक ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग हो कि लोग सिर्फ उसका नाम सुनकर खरीदने लगे तो समझ लो कि उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सॉलिड है। एग्जाम्पल, एप्पल, नाइकी, मैकडोनल्ड्स, इनके कस्टमर्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं ब्रांड लॉयल्टी की वजह से खरीदते हैं। 2, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी जो दूसरों के पास नहीं है। अगर एक कंपनी के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूसरे आसानी से कॉपी नहीं कर सकते तो उसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल, टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी और स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट्स जो कोई और नहीं बना सकता। 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जितना बड़ा उतना सस्ता। अगर एक कंपनी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी कम कर सकती है कि कॉम्पिटिटर्स उसको मैच नहीं कर सकते तो वो जीतेगी तय। एग्जाम्पल, Amazon, उसका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि नए कॉम्पिटिटर्स उतना सस्ता। अगर एक कंपनी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी कम कर सकती है कि कॉम्पिटिटर्स उसको मैच नहीं कर सकते तो वो जीतेगी। एग्जाम्पल, Amazon, उसका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि नए कॉम्पिटिटर्स आसानी से कम्पीट नहीं कर सकते। 4, नेटवर्क इफेक्ट, जितने यूजर्स उतनी वैल्यू। जितने ज्यादा लोग किसी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं उतनी ही वो पावरफुल होती है। एग्जाम्पल, फेसबुक और व्हाट्सएप, इनके पास इतने यूजर्स हैं कि नए कॉम्पिटिटर्स के लिए एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। 5, हाई स्विचिंग कॉस्ट, कस्टमर्स को नया ऑप्शन चुनना मुश्किल लगे। अगर एक कंपनी ऐसा सिस्टम बना लेती है जिसमें कस्टमर्स के लिए दूसरी कंपनी पर शिफ्ट करना मुश्किल हो जाए तो वो जीतेगी। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एक बार कोई ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू करता है तो दूसरे सिस्टम पर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमित एक्साइटेड हो गया, भाई इसका मतलब मुझे ऐसी कंपनियां ढूंढनी चाहिए जो इनमें से 1 या 2 एडवांटेज रखती हों। राहुल बोला, बिल्कुल। फिशर कहते हैं कि जो कंपनी एक ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना लेती है उसमें इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म गोल्ड माइन हो सकता है।
अमित बोला, भाई अब मुझे समझ आ गया कि सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं है, मुझे ये भी देखना होगा कि कंपनी के पास ऐसा क्या है जो दूसरे मैच नहीं कर सकते। राहुल बोला, बिल्कुल, अगर कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री में लीडर है और दूसरों के लिए एंट्री मुश्किल बना रखी है तो वो इन्वेस्टर के लिए एक गोल्ड माइन हो सकती है। लेसन, एक कंपनी सिर्फ प्रॉफिटेबल होने से अच्छी नहीं होती, उसका यूनिक एडवांटेज भी जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ब्रांड, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट एफिशिएंसी, नेटवर्क इफेक्ट या स्विचिंग कॉस्ट। जो कंपनी कंपटीशन से आगे है और उसका एडवांटेज ड्यूरेबल है, वही लॉन्ग टर्म में जीतेगी। अमित बोला, भाई ये तो नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टिंग इनसाइट है। अब मैं सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनियां नहीं बल्कि ऐसी कंपनियां ढूंढूंगा जो अपनी इंडस्ट्री में यूनिक और अनबीटेबल हों। अमित अब इन्वेस्टिंग के नए कॉन्सेप्ट्स सीख रहा था। आज उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल था, डिविडेंड स्टॉक्स लेना बेहतर है या ग्रोथ स्टॉक्स। उसने राहुल से पूछा, भाई अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मुझे डिविडेंड स्टॉक्स लेने चाहिए या ग्रोथ स्टॉक्स? दोनों काफी अलग अलग लगते हैं। राहुल हंस दिया, भाई ये सवाल हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है। चल मैं तुझे एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ जो तुझे ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझने में मदद करेगा। कहानी, दो अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। 1990 में दो इन्वेस्टर्स थे, रोहन और समीर। रोहन ने सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। उसने ऐसी कंपनियां ढूंढी जो हर साल स्टेबल इनकम देती थीं। उसके पोर्टफोलियो में बैंकिंग, एफएमसीजी और टेलीकॉम जैसी डिविडेंड पेइंग कंपनियां थीं। समीर ने सिर्फ ग्रोथ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया। उसने ऐसी कंपनियां चुनी जो अग्रेसिव ग्रोथ कर रही थीं, जैसे टेक एंड ई कॉमर्स कंपनियां। 20 साल बाद रोहन की पैसिव इनकम स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसकी टोटल वेल्थ लिमिटेड थी। समीर का पोर्टफोलियो 20 गुना बढ़ चुका था, लेकिन उसे रेगुलर इनकम नहीं मिलती थी। अमित हंसने लगा, मतलब डिविडेंड वाले स्टॉक्स रेगुलर इनकम देते हैं, लेकिन ग्रोथ वाले स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा कमा के देते हैं। राहुल बोला, बिल्कुल, ये इन्वेस्टर की चॉइस है कि उसको आज की इनकम चाहिए या कल की वेल्थ चाहिए। अमित ने सोचा, मतलब अगर मुझे हर महीने थोड़ी इनकम चाहिए तो डिविडेंड स्टॉक्स लेने चाहिए, पर अगर मुझे वेल्थ बिल्ड करनी है तो ग्रोथ स्टॉक्स बेस्ट हैं। राहुल बोला, बिल्कुल, फिलिप फिशर ग्रोथ इन्वेस्टिंग को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वेल्थ बिल्ड करने का बेस्ट तरीका हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। फिलिप फिशर ग्रोथ इन्वेस्टिंग को क्यों प्रेफर करते थे? ग्रोथ स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देते हैं। अगर कंपनी अच्छी है तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। डिविडेंड स्टॉक्स स्लो होते हैं जबकि ग्रोथ स्टॉक्स अग्रेसिवली एक्सपैंड करते हैं। राहुल बोला, फिशर का एक फेमस कोट है, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। यानी लोग सिर्फ आज का प्राइस देखते हैं लेकिन फ्यूचर का पोटेंशियल नहीं समझते। अमित समझ गया, मतलब अगर मुझे रियल वेल्थ क्रिएट करनी है तो मुझे ग्रोथ स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। कंक्लूजन, अगर तुझे हर साल फिक्स्ड इनकम चाहिए तो डिविडेंड स्टॉक्स बेहतर हैं। अगर तुझे लॉन्ग टर्म में वेल्थ ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ स्टॉक्स बेस्ट हैं। फिलिप फिशर हमेशा ग्रोथ इन्वेस्टिंग को प्रेफर करते थे क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल रिटर्न देते हैं। अमित एक्साइटेड हो गया, भाई अब मुझे क्लियर हो गया, मुझे यंग एज में ज्यादा ग्रोथ स्टॉक्स लेने चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो सके।